नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर हम चर्चा करें तो मित्रों, हमने लास्ट क्लास में राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। और मित्रों, इस भौतिक प्रदेश का अगर आप नाम जानना चाहें तो मित्रों, इस भौतिक प्रदेश का नाम था पश्चिमी रेतीला प्रदेश के नाम से मित्रों हमने एक भौतिक प्रदेश का अध्ययन किया, और यह हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। अब हम चर्चा करना चाहेंगे आपके 2 नंबर पर जो हमारे राजस्थान में भौतिक प्रदेश आता है, उस भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। और मित्रों, इस भौतिक प्रदेश को आपके एक विशेष नाम से जाना जाता है, और इसका आप नाम जानना चाहें तो इसे आपके कहा जाता है अरावली पर्वतीय आपके प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है, कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। और आज हम चर्चा जो करने वाले हैं इस वीडियो में, यह चर्चा करने वाले हैं इस अरावली पर्वतीय प्रदेश को लेकर। तो मित्रों, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम जब चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले वह प्रारंभिक जो बात बनती है वो क्या क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों, सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है कि हमें जानना है कि अरावली जो पर्वतमाला है इसके निर्माण के बारे में हमने जानना है कि सब अरावली पर्वतमाला का निर्माण, या मित्रों हम जानना चाहते हैं कि अरावली की उत्पत्ति कब होती है। सब तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलता है वह आंसर देखने को मिलता है कि अरावली की उत्पत्ति या निर्माण को लेकर बात करते हैं तो आपके आंसर आता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन युग में मित्रों इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन। अब देखो, अपने माइंड में क्वेश्चन तो आता है कि साहब प्री कैम्ब्रियन युग है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन थोड़ा तो टाइम पीरियड ऐसा बताया जाए जिससे हम समझ जाएं कि साहब प्री कैम्ब्रियन तब की बात है साहब। तो आज से आप पीछे चलते जाइएगा, 1 वर्ष पीछे, 2 वर्ष पीछे, 3 वर्ष पीछे, इस प्रकार चलते जाइएगा, और आज से ठीक 57 करोड़ वर्ष पीछे चले जाइएगा। तो आज से 57 करोड़ वर्ष पीछे का जितना भी समय आपको मिलेगा मित्रों, वो सारा समय आपके किसके नाम से जाना जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको 57 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है उसे हमने भूवैज्ञानिक समय सारणी के अकॉर्डिंग जब हमने इसकी पृथ्वी की डिवाइडेशन किया समय का, तो हमने उसे प्री कैम्ब्रियन युग का नाम दिया। तो सब उस समय आपके इस अरावली का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। और हमने हमारी पूरी पृथ्वी पर देखा तो पता चला सबसे प्राचीन जो टुकड़े मिलते हैं वो आपके किसके मिलते? चट्टानों के टुकड़े, अरावली के। इसलिए मित्रों, दूसरा हमारा क्वेश्चन जो बना वो क्वेश्चन ये बना कि अरावली जो है ना, इसके बारे में हमने क्वेश्चन लिखा, विश्व की सबसे प्राचीनतम मित्रों क्या देखने को मिलती है? पर्वतमाला देखने को मिलती है। कि विश्व की सबसे प्राचीनतम अगर कोई पर्वतमाला है तो वह पर्वतमाला कौन सी मिलती है? अरावली पर्वतमाला देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार आपको यह भी देखने को मिलता है कि अरावली के समकालीन या अरावली के समय के समान आपकी एक पर्वतमाला और बनी, उसका संबंध आपको यूएसए देश में देखने को मिलता है, और इसका नाम है एप्लेशियन पर्वतमाला। एप्लेशियन पर्वतमाला के नाम से मित्रों इसे जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली, और आपके इसी के समकालीन एक पर्वतमाला और भी मिलती है जिसका नाम है एप्लेशियन पर्वतमाला के नाम से इसे जाना जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है साहब कि हम जानना चाहते हैं इस अरावली को लेकर, तो बताया जाता है साहब ये जो अरावली है आपके, इसकी हम आकृति जानना चाहते हैं। और अगर आप इस अरावली की आकृति को लेकर हम बात करें तो मित्रों बताया जाता है इस अरावली की जो आकृति मिलती है वह बताया जाता है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, कि अरावली की आकृति प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तानपुरा के समान आपके इसकी आकृति देखने को मिलती है, कि आपके जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है तानपुरा उसके समान अरावली की मित्रों हमें क्या देखने को मिलती है, आकृति देखने को मिलती है। और अगर हम जानना चाहें इस आकृति को लेकर तो हमें यह आकृति कैसी देखने को मिलती है, तो अगर आप तानपुरा जब देखते हैं मित्रों तो तानपुरे की आकृति कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। यह आपके तानपुरे की आकृति होती है, अर्थात कह सकते हो नीचे वाला भाग चौड़ाई में ज्यादा होता है और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे आपको चौड़ाई क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हो तानपुरे के समान आपके अरावली की क्या देखने को मिलती है, आकृति, कि जब हम अरावली का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा उसके नीचे वाला ये भाग है ये चौड़ाई में ज्यादा मिलेगा और आगे जाने पर चौड़ाई में क्या हो जाएगी, कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमने बात करना चाहिए कि हमने जानना चाहा कि अरावली की अगर हम लोकेशन जानना चाहें कि अरावली का हम जानना चाहते हैं विस्तार, कि अरावली के बारे में हम उसका जानना चाहते हैं विस्तार, तो अरावली के विस्तार को जानने के लिए मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा अरावली का विस्तार कहां मिलता है। देखो पहले तो आप एक हल्का सा रफली डायग्राम देख लीजिएगा। ये जो हमारा भारत है ना, इस भारत के अंदर आपकी स्थिति जो मिलती है अरावली की वो मित्रों मिलती है, ये लोकेशन आपको अरावली की देखने को मिलती है, ये है अरावली। और इसको अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो आप देखिएगा, हमने जानना चाहा कि अरावली के बारे में, तो मित्रों यहां पर हमें हमारे राज्य की स्थिति मिलती है और राज्य से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा अरावली के संदर्भ में मित्रों कि अरावली की स्थितियां क्या मिलती है, कि ये आपके राजस्थान, और हमने देखा कि अरावली जो आपको मिलेगी ना वो मित्रों आपको इस कंडीशन में देखने को मिलती है। ये अरावली हो गई सब। ये आपको अरावली मिलती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर अरावली इस प्रकार की देखने को मिलती है तो मित्रों आपसे पूछा जाएगा कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो सबसे पहला वह प्रारंभिक जो हमारा क्वेश्चन बनेगा मित्रों, वो आपके क्वेश्चन क्या बनेगा जरा देखिएगा। यहां पर जो स्थान है इस स्थान का हम नाम जानना चाहें तो इस स्थान का नाम है मित्रों पालनपुर, और पालनपुर का संबंध अगर हम जानना चाहें तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से, पहली बात। और अगर आप यहां पर जाते हैं तो यहां पर जो स्थिति मिलती है यह मिलती है रायसीना हिल्स या रायसीना की पहाड़ी, एक ही बात है साहब। तो यह आपको मिलती है रायसीना हिल्स, और इसी रायसीना हिल्स के ऊपर हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि भारत के प्रथम नागरिक जिनका नाम है आपके राष्ट्रपति, उनका निवास स्थान भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अर्थात आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति भवन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। और रायसीना हिल्स को लेकर बात करें या मित्रों आपके राष्ट्रपति भवन को लेकर बात करें तो इनकी कंडीशन जो आपको मिलती है वह कहां पर मिलती है, दिल्ली के अंदर आपकी स्थिति देखने को मिलती है। तो देखो मित्रों पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन अगर हम जानना चाहें तो वो क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं कि हमसे पूछा गया कि आप तो हमें केवल यह बताइएगा कि अरावली का विस्तार, अभी बात चल रही है पूरे भारत की, पूरे संसार में संपूर्ण अरावली को लेकर बात चल रही है। तो हमने कहा अरावली के विस्तार की अगर आप चर्चा करते हैं तो अरावली का विस्तार साहब आपको कहां से मिलता है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स या राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आता है
और वो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि आप तो ये बताइएगा इस अरावली का संबंध किन किन राज्यों से है। तो मैंने यहां पर एक बिल्कुल सटीक चीज लिखी कि आप बताइएगा अरावली से संबंधित राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मित्रों जानना चाहा। और अगर इन दोनों की कंडीशन हमसे पूछ ली जाती है तो हम बताना चाहेंगे इनकी कंडीशन क्या मिलती है कि जब आप यहां से चलते हैं ना तो आपको जो राज्य मिलता है उस राज्य का नाम है दोस्तों गुजरात, एक पार्ट। दूसरे नंबर पर आइएगा मित्रों, तो यहां पर जो आपके आता है ये आपके आता है क्या, राजस्थान, ये पूरा पार्ट राजस्थान का। राजस्थान से आप और ऊपर चलिएगा, यहां पर आपको मिलता है हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा से आप और ऊपर चले जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है दिल्ली। आप देख पा रहे हैं कि जो आपको ब्लू कलर से देखने को मिलते हैं तीन, ये तीनों आपके राज्य हैं, जबकि जो आपको रेड कलर से देखने को मिल रहा है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा मित्रों, 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीजें पूछ ली, उसने कंडीशन दे दी है, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। और फिर भी दोनों को अलग अलग करना चाहें तो हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ बता सकते हैं कि आपके राज्यों में हम बात करना चाहें तो गुजरात, राजस्थान और मित्रों हरियाणा, ये 3 राज्यों में अरावली का विस्तार फैला हुआ है। जबकि आपके 3 नंबर के बाद 4 नंबर को लेकर बात करते हैं तो चौथे नंबर पर आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन सा मिलता है, दिल्ली देखने को मिलता है। तो ये तो हुई साहब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लेकर बातें। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा साहब, दूसरा हमने क्वेश्चन बनाया कि साहब आप हमें ये बताइएगा, ये जो अरावली आप देख रहे हैं, कल को अगर हमसे कोई ये पूछ लेता है कि आप तो ऐसा कीजिए अरावली की हमें क्या बता दीजिएगा, कुल लंबाई बता दीजिएगा। और कुल लंबाई से तात्पर्य अगर हम बात करना चाहें तो आप मित्रों कह सकते हैं कुल लंबाई से तात्पर्य है गुजरात के पालनपुर से लेकर आपके दिल्ली की रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहां से वहां तक की जो टोटल लंबाई देखने को मिली वो आपके कितने देखने को मिलती है, तो यह लंबाई आपको देखने को मिलती है 692 किलोमीटर आपके अरावली की आपको क्या देखने को मिलती है, लंबाई। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करें तो तीसरा क्वेश्चन इसकी औसत ऊंचाई को लेकर देखने को मिलता है। और औसत ऊंचाई के संदर्भ में बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमने देखा दोस्तों, और तीसरा क्वेश्चन हमने देखा औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई। और मित्रों औसत ऊंचाई के बारे में हमें मिला कि अरावली की जो औसत ऊंचाई मिलेगी वह आपके 930 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। यह आपकी संपूर्ण अरावली को लेकर बात हुई। नेक्स्ट हमने एक और क्वेश्चन जानना चाहा कि आप हमें ऐसा कीजिए अरावली की क्या बता दीजिएगा, चौड़ाई बता दीजिएगा। तो सब चौड़ाई के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जरा वो सुनिएगा कि आपके ये जो राजस्थान आपको देखने को मिल रहा है, इस राजस्थान के संदर्भ में बात करते तो आप देखना जरा, ये वाली जो दिशा है ये तो दिशा है आपके उत्तर दिशा, और यहां पर ये जो दिशा है ये दिशा मिलती है दक्षिण दिशा। ये आप जानते हैं ये पश्चिम दिशा है, और यहां पर जो आपको मिलेगी ये आपके कौन सी दिशा मिलेगी, पूर्व दिशा देखने को मिलती है। तो ये आपके राजस्थान के संदर्भ में चारों दिशाओं के बारे में आपने देखा। अब अरावली को लेकर बात कर ले तो अरावली के संदर्भ में जब बात आती है तो आप देखिएगा यहां पर जो दिशा है यह आपके कहलाती है दक्षिण पश्चिम दिशा के नाम से जानी जाती है। क्लियर है साहब? और दूसरे नंबर पर यहां पर जो देखते हैं यह दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व। तो ये तो दक्षिण पश्चिम, और मित्रों ये वाली कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व।
और अपने लिए क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा, कि अपने लिए क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आप जाएंगे तो आपके अरावली की चौड़ाई में लगातार क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो अरावली आपको क्या मिलेगी, आपके छोटी होती देखने को मिलेगी, उसकी चौड़ाई में प्राय क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलती है। इससे हमने और आगे बात करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा, कि चौड़ाई के बारे में भी पता चल गया, और साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन और भी मिलता है ऊंचाई को लेकर, कि अगर आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे ना तो अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई दोनों में कमी आती है। तो चौड़ाई में तो आपको मैप में दिख रही है, और ऊंचाई में बात करेंगे तो जैसे आप यहां पर खड़े होंगे तो यहां पर चोटियां ऊंची मिलेगी, और जैसे जैसे आगे जाएंगे ना वैसे वैसे चोटियां क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। कि आपके दक्षिण पश्चिम से यहां पर जितनी ऊंची चोटियां हैं तो उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो चोटियों में क्या जाएगी, लगातार कमी देखने को मिलेगी। तो आपके ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि साहब अरावली का उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई व ऊंचाई दोनों में क्या जाती है, कमी देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते सब, हमने जानना चाहा इस अरावली को लेकर ही आगे कि साहब बताया गया अरावली के बारे में दो क्वेश्चन और आपको पढ़ने को मिलता है, कि एक तो अरावली का जब निर्माण हुआ जब की कंडीशन, और एक अरावली की कंडीशन हम देखते हैं वर्तमान को मद्देनजर रखते हुए। तो दोनों क्वेश्चन जरा समझ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चनों के बारे में, कि हमसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन पूछा गया कि आप तो हमें यह बताइएगा कि जिस समय अरावली का निर्माण हुआ उस समय अरावली आपको किस कंडीशन में देखने को मिलती थी। तो बताया गया उस समय अरावली जो हुआ करती थी मित्रों, वह आपके वलित या आप इसको कह सकते हो मोड़दार, अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो वलित या मोड़दार क्या हुआ करती थी, पर्वतमाला के नाम से जाना जाती थी। तो अपना पहला क्वेश्चन आया कि अरावली निर्माण के समय वलित या मोड़दार पर्वतमाला हुआ करती थी। लेकिन आज की वर्तमान की हम कंडीशन देखते हैं, तो वर्तमान की कंडीशन में आपको यह कैसी मिलती है, तो आप देखिएगा वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतमाला के रूप में देखने को मिलती है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन कि साहब अरावली का जिस समय निर्माण हुआ उस समय यह कैसी पर्वतमाला थी, वलित या मोड़दार पर्वतमाला थी। वलित को लेकर हम बात करें तो वलित का तात्पर्य क्या है कि आपके जैसे ये पर्वतमाला है, इसके अंदर जो चट्टानें पाई जा रही है, जो पत्थर पाए जा रहे हैं, उनके अंदर आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, वलय मिलेंगे, लहर मिलेंगे, घुमाव देखने को मिलेंगे। तो वे पर्वतमालाएं जिनकी चट्टानों में वलय, लहर या मोड़ देखने को मिलते हैं, वे पर्वतमालाएं किसके अंदर आ जाती है, वलित पर्वतमाला की श्रेणी में देखने को मिलती है। पहली बात कि अरावली जब निर्माण होता है तो वह आपके वलित पर्वतमाला हुआ करती थी। लेकिन साहब आज की कंडीशन बात करें तो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो बताया जाता है अरावली वर्तमान समय को मद्देनजर रखें तो वर्तमान समय में अपशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। अपशिष्ट का मतलब हम जानना चाहें तो पता चलता है कि जब सबसे पहले अरावली बनी, हमने पढ़ा ना प्राचीनतम पर्वतमाला है, तो इस पर आपके प्राकृतिक आपके असर देखने को मिला, आपके पर्यावरण का असर देखने को मिला, और इस वातावरण में ये जो घटनाएं हुई उसके कारण लगातार इसके अंदर क्या हुआ, अनाच्छादन की क्रियाएं हुई। अनाच्छादन में आपके दो क्रियाएं सम्मिलित होती है, एक तो अपक्षय और एक अपर्दन। अपक्षय में क्या होता है कि चट्टानों का टूटना, और अपर्दन में क्या है, उन विखंडित पदार्थों का अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यह घटना कहलाती है अपर्दन। और हमने पाया कि ये जो अरावली थी, इस अरावली के संदर्भ में देखने को मिलता है कि अरावली लगातार अनाच्छादन की क्रियाओं से गुजरी, इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ा, और इस भौतिक, रासायनिक व जैविक प्रभाव के कारण लगातार इसके अंदर क्या होता रहा, विघटन होता रहा, और विघटन के कारण ये टूटती रही। और आज जो वर्तमान में अरावली हमें देखने को मिलती है, इस अरावली के बारे में क्वेश्चन आता है कि साहब ये तो घिसी पिटी, बचा कुचा अपशिष्ट भाग के रूप में देखने को मिलती है,
कि अगर आप प्रारंभिक की कंडीशन की बात करते हो तो आज जो ऊंचाई दिखती है इससे कई गुना ऊंची हुआ करती थी ये शुरुआत में, और आज जो लंबाई देख रहे हो उससे अत्यधिक लंबी हुआ करती थी, विशालकाय हुआ करती थी, चौड़ाई भी विशालकाय हुआ करती थी। लेकिन आपके टाइम बहुत लंबा हो गया तो टाइम लंबे होने के कारण लगातार इसके अंदर टूट फूट होती रही और आज वर्तमान में अपशिष्ट रूप के पर्वतमाला के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें जो आपको देखने को मिली ये संपूर्ण अरावली के बारे में बातें थी। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान को लेकर। पहले अरावली के बारे में एक फ्रेम आपके पास होना चाहिए। तो अभी तक हमने इस फ्रेम में क्या क्या देखा जरा देखिएगा सब। सबसे पहले देखा कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब होती है, प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है कि अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हमें देखने को मिलती है सब। अगर दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें, ये हो गया आपका प्री कैम्ब्रियन युग। और अगर हमसे आज के बाद कोई पूछ लेता है प्री कैम्ब्रियन का समय कब है, तो आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय वो प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अरावली विश्व की सबसे क्या है मित्रों, प्राचीनतम पर्वतमाला है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है तो हम जानना चाहेंगे, आपके एक नोट डालकर हमने लिख दिया, वो आपको भारत के भूगोल में भी पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको दिख दिया कि अगर विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है तो क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला के बारे में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे नवीनतम फिर पर्वतमाला कौन सी होगी साहब। तो विश्व की सबसे नवीनतम इस पर्वतमाला को लेकर बात करें तो वो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी होगी, हिमालय पर्वतमाला के रूप में देखने को मिलती है कि विश्व की सबसे नवीनतम जो पर्वतमाला है वो क्या है, हिमालय। अर्थात हिमालय का मतलब यह है कि जिस समय हिमालय की उत्पत्ति हुई है उसके बाद आज तक पूरी पृथ्वी पर किसी अन्य पर्वतमाला का निर्माण नहीं हुआ, और किसी अन्य पर्वतमाला का निर्माण ना होने का कारण ही यह आपके हिमालय विश्व की सबसे क्या कहलाती है मित्रों, नवीनतम पर्वतमाला कहलाती है। जिस दिन पृथ्वी पर किसी अन्य पर्वतमाला की उत्पत्ति हो जाती है, पृथ्वी के किसी भी भाग पर उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद अरावली की जो पोजीशन हो जाएगी वो आपके सेकंड नंबर पर पहुंच जाएगी। हिमालय आपके कौन से नंबर पर पहुंच जाएगी, सेकंड नंबर पर। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन कि अरावली के समकालीन ही आपको एक पर्वतमाला मैंने और बताई है, ये प्राचीनतम हो गया, और इसी के समकालीन यूएसए का संबंध है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो आपके पर्वतमाला है उसका नाम है एपलेशियन पर्वतमाला। इसके समकालीन पर्वतमाला बताई जाती है। इसकी आकृति को लेकर बात करते हैं। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तानपुरे के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है, जो आपको आकृति मैंने ये दिखाई है। इसका विस्तार अगर आप अपने देश में देखते हैं तो पहली बात तो इसका विस्तार पूर्णतः आप कह सकते हो किसी दूसरे देश में ना मिलकर आपके पूर्णतः भारत देश में देखने को मिलता है, और आपके भारत के मैप में आपको यहां पर यह अरावली देखने को मिलती है। इससे हमने और आगे बात की तो अरावली को हमने देखा, ये अरावली सब। इस बीच वाले पार्ट की बात करते हैं तो इस बीच वाले पार्ट के अंदर इसको आपके किसके नाम से जाना गया, अरावली पर्वतमाला के नाम से इसे जाना गया। और इस अरावली को लेकर हमने बात की कि सबसे पहला इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो आपको दिख रहा है मैप में कि ये आपके यहां से इसका विस्तार प्रारंभ हुआ, और ये वाला जो स्थान है इस स्थान को लेकर बात करें तो गुजरात के पालनपुर से लेकर आगे गए तो दिल्ली की रायसीना हिल्स या राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सब हमने जानना चाहा संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पता चला कि इसका संबंध आपके गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, 3 राज्यों से देखने को मिलता है, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसका संबंध देखने को मिलता है। और आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि अरावली की हमने कुल लंबाई जानना चाहिए। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर आपके दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जो कुल लंबाई मिलती है वो आपकी कुल लंबाई कितनी मिलती है, 692 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। ये आपके किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम इसकी औसत ऊंचाई जानना चाहते हैं। तो औसत ऊंचाई जो हमें देखने को मिलती है वह अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है।
साथ ही साथ हमने इसकी चौड़ाई को लेकर बात करना चाहिए कि अरावली की चौड़ाई के बारे में बताइएगा। तो हमें पता चला दक्षिण पश्चिम से अगर आप उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जाते हैं तो अरावली की चौड़ाई में लगातार कमी देखने को मिलती है। क्लियर है साहब? यह है अरावली के बारे में बातें। दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि अरावली निर्माण के समय की बात करते हैं तो मित्रों अरावली निर्माण के समय आपके वलित या मोड़दार पर्वतमाला हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान में अगर इसकी कंडीशन बात करें तो ये अपशिष्ट पर्वतमाला के रूप में देखने को मिलती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिएगा मित्रों कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन कैसा आ जाए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए अरावली है, अगर है का क्वेश्चन आ जाता है का मतलब प्रेजेंट की बात करना चाहता है, तो आपका आंसर आना चाहिए अपशिष्ट पर्वतमाला। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इस प्रकार का। तो अगर वो वर्तमान नहीं देगा तो वर्तमान की जगह शॉर्टकट में दे देगा है, और पहला ऑप्शन देगा वलित पर्वतमाला। तो और आप देखोगे हाँ अरावली वलित है, इसको कर दीजिए क्लिक, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि उस क्वेश्चन का शाब्दिक अर्थ क्या है, कि वो निर्माण के समय पूछना चाहता है या वर्तमान समय में पूछना चाहता है। तो ये हुआ आपके अरावली का परिचय। इससे आप थोड़ा और हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो किसको लेकर आता है वो सुनना। अब हम अरावली को पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, लेकिन इस अरावली को पढ़ना चाहेंगे किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में हम मित्रों इसे पढ़ना चाहेंगे, और राजस्थान के संदर्भ में हम इसको पढ़ना चाहें तो आप सुनिएगा सर। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान के संदर्भ में हमें इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले मित्रों हमने क्या किया, इस अरावली को देखना चाहा। पहले आप देखिएगा अरावली की स्थिति को लेकर। ये आपको अरावली की स्थितियां राजस्थान के संदर्भ में इस प्रकार की मित्रों आपको देखने को मिलती है। ये राजस्थान, और अब हम केवल इधर की भी अरावली की बात नहीं करेंगे और इधर वाली भी अरावली की बात नहीं करेंगे, केवल जो हमारे काम की अरावली है उसको लेकर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और इसको लेकर बात करें तो ये आपके अरावली देखने को मिलती है। क्लियर है साहब? ये है आपके राजस्थान के अंदर अरावली की स्थिति। तो आप अगर बात करें तो अरावली के बारे में पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन हम बात करना चाहें तो पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन आएगा कि आपसे पूछा जाता है सबसे पहले आप हमें यह बताइएगा अरावली का विस्तार, कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा मित्रों, अरावली का जो विस्तार है, इस विस्तार को लेकर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार आपके यहां से माना जाएगा, इस स्थान से, और आपके यहां तक फैला हुआ देखने को ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है, ये स्थितियां मिलती है। तो आप देखिएगा इसके विस्तार को लेकर हम बात करें तो विस्तार क्या बनता है, जरा सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यहां पर जो स्थान है उसे हमने निर्धारित माना माउंट आबू, और हम जानते हैं कि माउंट आबू का जो संबंध है वो आपके किस जिले से है, सिरोही जिले से इसका संबंध देखने को मिलता है। क्लियर है साहब? दूसरे नंबर पर बात करते हैं, ये वाला जो स्थान है, इस स्थान का नाम आप जानना चाहें तो इस स्थान का नाम है खेतड़ी। और मित्रों खेतड़ी को लेकर बात करें तो खेतड़ी का संबंध कहां से मिलता है, झुंझुनू से। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन एग्जाम का पहला क्वेश्चन, कि एग्जाम में क्वेश्चन बना आपका कि आपके अरावली का राजस्थान में अगर हम विस्तार जानना चाहें तो अरावली का राजस्थान में जो विस्तार मिलता है वो आपके माउंट आबू, आपके सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, और दूसरे नंबर पर मित्रों हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को लेकर हम बात करें तो वह क्वेश्चन पूछा जाता है लंबाई को लेकर, कि हमसे एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप ये बताइएगा अरावली की लंबाई राजस्थान में कितनी मिलती है। तो मित्रों हमने बताया कि राजस्थान में
अरावली की लंबाई को लेकर बात करते हैं तो आपके 550 किलोमीटर में अरावली का विस्तार मिलता है। तो दिमाग में एक बात आई कि सब टोटल जो अरावली है उसकी अगर हम बात करते तो कुल अरावली 692 किलोमीटर पड़ी हमने, जिसमें से 550 हमारे राजस्थान में है। तो हम जानना चाहेंगे कि अगर बात की आ जाती है कि आपके अरावली का, क्वेश्चन सुनिएगा सब, अरावली का कितना प्रतिशत, अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है या फैला है। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखें तो आपके आंसर क्या आता है कि आप कह सकते हैं कि अरावली का 80% हिस्सा आपके कहां पर पाया जाता है, इस राजस्थान में देखने को मिलता है, जबकि मात्र 20% अरावली जो है वो आपके कहां पर मिलती है, अन्य 3 स्थितियों में मिलती है, जिसमें गुजरात, हरियाणा व दिल्ली देखने को मिलती है। ये बातें हुई साहब राजस्थान के संदर्भ में। और हम आगे बढ़े तो पता चलता है कि ये जो हमारे अरावली जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अरावली के बारे में बताया जाता है कि अरावली के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन आता है कि अरावली राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, अरावली को लेकर क्वेश्चन आया, राजस्थान के कितने प्रतिशत, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर, भूभाग पर अरावली का विस्तार मिलता है, अरावली का विस्तार फैला है। क्वेश्चन सुनिएगा। तो आपके इस कंडीशन में जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 9.3% भूभाग पर आपके क्या फैला हुआ है, अरावली फैली हुई है। कि राजस्थान के 9.3% भूभाग पर किसका विस्तार मिलता है, आपके इस अरावली का विस्तार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कितनी प्रतिशत आपके जनसंख्या ऐसी है जो हमारे इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में मित्रों क्या करती है, निवास करती है। तो बताया जाता है कि राजस्थान की आपके 10% जनसंख्या आपके इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में क्या करती है, निवास करती है। यह आपकी कंडीशनें देखने को मिलती है अरावली के संदर्भ में। क्लियर है साहब। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वो सुनिएगा। इस अरावली का हम वर्गीकरण करना चाहें उससे पहले राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हम क्वेश्चन की बात करें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे तो वो देखिएगा साहब। एक क्वेश्चन तो आपके इसका अरावली को लेकर बनेगा, नोट लगाकर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके, कि पूरे राजस्थान में आप अध्ययन कीजिएगा और पूरे राजस्थान में अध्ययन करने के बाद पता चलेगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों की प्रधानता आपके किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिजों की प्रधानता आपके इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में देखने को मिलती है। इसलिए मित्रों क्वेश्चन बन जाता है कि अरावली में सर्वाधिक खनिजों की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसे एक विशेष नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि अरावली को, क्वेश्चन बनता है अरावली को खनिजों का, अरावली को खनिजों का अजायब घर, अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, कहा जाता है। कि अरावली को खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब घर। अर्थात आप कह सकते हो अजायब घर कहने का मूल उद्देश्य है क्योंकि अरावली में राजस्थान के सर्वाधिक खनिज भंडार देखने को मिलते हैं। पहली बात। दूसरा क्वेश्चन
इसी को लेकर बनता है कि अगर आप बात करना चाहें अरावली को लेकर, तो अरावली के बारे में कहा जाता है, अरावली जो है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन आता है अरावली राजस्थान में, अरावली राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है, कि राजस्थान में अरावली क्या करती है मित्रों, जल विभाजन का कार्य करती है। अगर इसका मतलब जानना चाहें तो आप देखिएगा इसका मतलब क्या होता है साहब। इसका तात्पर्य क्या है, जल विभाजन से तात्पर्य क्या है, देखना साहब, कि कहने का मतलब यह है कि अरावली डिसाइड करती है कि राजस्थान की नदियों का पानी कहां जाएगा। और वो कैसे डिसाइड करती है, जरा देखना। ये जो हमारा भारत है, इस भारत के अंतर्गत अगर हम राजस्थान की स्थिति देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जरा देखिएगा। यहां पर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, क्लियर। और आपको पता है कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अगर आप अरावली को लेकर बात करते हैं तो अरावली राजस्थान में ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये अरावली है सब। नेक्स्ट हमने बात करना चाहिए कि आपके ये जो भारत है, इस भारत के पूर्वी भाग में अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो जलराशि मिलती है, इस जलराशि का नाम है बंगाल की खाड़ी के नाम से मित्रों इसे जाना जाता है, पहली बात, क्लियर है। और दूसरी तरफ यहां पर आते हैं तो ये जलराशि जो है, यह जलराशि क्या कहलाती है, अरब सागर। तो आपके भारत के पूर्वी भाग में तो बंगाल की खाड़ी, तथा पश्चिमी भाग में बात करते हैं तो आपके क्या मिलता है, अरब सागर देखने को मिलता है। अब राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के ये अरावली है, अरावली के इधर वाला ढाल पूर्वी ढाल है, जबकि अरावली के परली तरफ वाला जो ढाल है वो आपके पश्चिमी ढाल कहलाता है। तो अरावली के पूर्वी ढाल से निकलने वाली जो नदियां हैं वह अपना जल कहां लेकर आएगी, बंगाल की खाड़ी में लेकर आती है साहब। जबकि आप बात करते हैं अरावली के पश्चिमी ढाल से बहने वाली जो नदियां हैं वह अपना जल कहां पहुंचाती है, अरब सागर में पहुंचाती है। तो राजस्थान की नदियों के जल का विभाजन करने का काम किसने कर दिया, अरावली ने। कि अरावली ने डिसाइड कर दिया कि पानी कहां जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। अगर पूर्वी ढाल से कोई नदी निकलेगी तो पानी बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी, और अगर पश्चिमी ढाल से निकलेगी तो आपके कहां लेकर जाएगी, अरब सागर में अपना जल डालेगी। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें पढ़ने को मिलता है इसी अरावली को लेकर सब, और क्वेश्चन बनता है आपके अरावली के संदर्भ में, कि सब बताया जाता है कि अरावली जो है ना, इसके बारे में कहा जाता है राजस्थान की अधिकांशतः, क्वेश्चन सुनना, राजस्थान की अधिकांशतः नदियों का उद्गम, राजस्थान की अधिकांशतः जो नदियां हैं, इन नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम अगर कहीं से होता है तो वो आपके कहां से होता है, इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश से होता है। तो याद रखना, राजस्थान की अधिकांशतः नदियों के उद्गम को लेकर बात करें तो राजस्थान की अधिकांशतः नदियों का उद्गम कहां से होता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश से आपके उद्गम देखने को मिलता है। और साहब आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। इसी अरावली के बारे में और आगे बढ़े तो पता चलता है राजस्थान के संदर्भ में जब अध्ययन कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या मिलता है, कि आपके राजस्थान की, सुनिएगा सब, हम बात करना चाहेंगे राजस्थान को लेकर, कि राजस्थान की अगर हम बात करें अधिकांशतः, देखिएगा साहब क्या क्या चीजें, कि राजस्थान की अधिकांशतः जो जनजातियां हैं, ये जनजाति से पहले सुनना, राजस्थान की अधिकांशतः झीलें, राजस्थान की अधिकांशतः झीलें, बांध, नदियों का उद्गम, जैसा अभी आपने देखा है, नदियों का उद्गम
वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य तथा अधिकांशतः जनजातियां, और जनजातियों में मैं आपको एक दो के नाम बता देता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जनजातियों में कौन कौन सी, जैसे आप कह सकते हो भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथोड़ी, ऐसे बहुत सारी जनजातियां सब। ये अधिकांशतः जनजातियां, ये सब आपके कहां पर देखने को मिलती है? इन सब का संबंध आपको कहां से देखने को मिलता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश से देखने को मिलता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश से इसका क्या देखने को मिलता है? संबंध देखने को मिलता है। अब आप सुनिएगा, अगर ये बात करना चाहें इसके बारे में तो आप सुनना कि आप कह सकते हो राजस्थान में जब आप झीलें पढ़ेंगे ना तो अधिकांशतः झीलें अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलेगी। अधिकांशतः जो बांध बनाए जाएंगे वो बांध कहां पर मिलेंगे? अरावली के समीप मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं अरावली के संदर्भ में तो अरावली के अंदर से आपके राजस्थान की अधिकांशतः नदियों का उद्गम या राजस्थान की नदियां निकलेगी, और अधिकांशतः जो वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे वो अभ्यारण्य भी कहां पर देखने को मिलेंगे? इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करना चाहें कि अरावली के अंतर्गत ही आपके जहां पर वन्य क्षेत्र पाए जाएंगे वहीं पर आपको अधिकांशतः जनजातियों का विकास देखने को मिलेगा, जिसमें आपके भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथोड़ी आदि जनजातियां देखने को मिलेगी। ये संपूर्ण बातें अरावली के बारे में राजस्थान के परिचय को लेकर हुई। एक बार रिपीट करवाता हूं, फिर से और आगे की बात चलते साहब। हमने राजस्थान के संदर्भ में देखे पहली बात, और राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप सुनिएगा कि राजस्थान के संदर्भ में हमने सबसे पहला क्वेश्चन जाना विस्तार को लेकर, और अगर विस्तार के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि राजस्थान में माउंट आबू से लेकर आप बात करिएगा खेतड़ी झुंझुनू तक आपके इसका विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन हमने जानना चाहा इसकी लंबाई को लेकर, तो आप यहां से यहां तक की जो लंबाई देखने को मिलती है, यह लंबाई आपके कितनी मिलती है? 550 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है, जो आपके संपूर्ण राजस्थान में यह लंबाई देखने को मिलती है। तीसरा क्वेश्चन कि साहब अरावली का कितना प्रतिशत भाग हमारे इस राजस्थान में मिलता है? तो मित्रों अरावली का आपके लगभग 80% भाग आपके कहां पर फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली फैली हुई है? 9.3% पर। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%। राजस्थान में आपके अरावली के अंदर सर्वाधिक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए खनिजों की प्रधानता मिलने के कारण अरावली को राजस्थान के खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है तो आप याद रखना, क्वेश्चन एग्जामिनर ये देगा कि राजस्थान के, क्वेश्चन सुनना, राजस्थान के खनिजों का अजायब घर, राजस्थान के खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आ जाएगा राजस्थान के खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? इस अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। इससे और आगे बात करते हैं, राजस्थान में जल विभाजन का कार्य भी कौन करती है? अरावली करती है। ये आपको देखने को मिल ही गया। क्लियर है साहब? इससे और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है राजस्थान की अधिकांशतः नदियों का जो उद्गम होता है वो भी आपके कहां से होता है? अरावली से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इससे आगे, तो हमें पढ़ने को मिलता है कि राजस्थान की अधिकांशतः झीलें, अधिकांशतः बांध, अधिकांशतः नदियों का उद्गम, वन्य जीव अभ्यारण्य व जनजातियां, जनजातियों में हमने बाकायदा नाम भी लिखा, भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथोड़ी, ये जनजातियां कहां पर पाई जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसी अरावली को लेकर, और क्वेश्चन बनता है कि सब अरावली के बारे में बताया जाता है कि अरावली जो है, अरावली राजस्थान में जलवायु निर्धारण का भी कार्य करती है। अरावली
राजस्थान की जलवायु निर्धारण का क्या करती है, कार्य करती है। और हम जानना चाहेंगे किस प्रकार करती है। तो मित्रों आप देखिएगा, अगर आप बात करना चाहें राजस्थान के संदर्भ में, तो ये हुआ हमारा भारत साहब, और भारत के संदर्भ में आपने देखा यहां पर हुआ आपका राजस्थान, और राजस्थान में ये आपके अरावली, और अगर बात करें भारत में ये आपके हिमालय पर्वतमाला। जब आपको पढ़ने को मिलेगा एक टॉपिक, और टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आपको कौन सा, आपके जलवायु का टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो जलवायु के टॉपिक में मित्रों आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, जरा देखिएगा कि आपके इस प्रकार भारतीय मानसून भारत में प्रवेश करेगा, और ये भारतीय मानसून जब प्रवेश करेगा तो इसको लेकर आप बात करेंगे, तो आपके क्वेश्चन क्या बनता है जरा सुनिएगा। ये भारतीय मानसून आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून मालाबार तट से टकराएगा, और मालाबार तट से टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। देखिएगा, एक शाखा तो आपके अरब सागर से होते हुए आगे बढ़ेगी और हिमालय से टकराएगी, दूसरी शाखा आपके ये स्थिति में मिलेगी। देखिएगा साहब, तो हमने बात की नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर बात की कि ये जो आपके मानसून है, ये आपके मानसून कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी ये मानसून है। क्लियर है साहब। जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है तो दो शाखाओं में बढ़ता है, एक वाली ये वाली शाखा तो अरब सागरीय मानसूनी शाखा, और ये कहलाएगी बंगाल खाड़ी की मानसूनी शाखा। ये शाखा आगे की ओर बढ़ती है और ये आपके आगे की ओर बढ़ती है। जैसे ही भारत में राजस्थान में पहुंचती है तो राजस्थान में अरावली इन मानसूनी पवनों के क्या मिली, समानांतर। ये अरावली है और ये पवनें बिल्कुल समानांतर समानांतर चलती है, और आपके किसी भी प्रकार से ये पहाड़ी इसको अवरोध नहीं करती है, रुकावट नहीं करती है, और रुकावट नहीं करती तो ये आपके अत्यंत अल्प या ना के बराबर वर्षा करते हुए आगे चली जाती है, और आगे चलकर आपको इसको कौन सी पर्वतमाला मिलती है, हिमालय। और ये श्रृंखलाएं जो हिमालय की है, इनसे जाकर ये अंततः आपके पवनें टकरा जाती है और वर्षा कर देती है। अगर कल्पना कीजिएगा, सपोज कीजिएगा ये अरावली यो ना होकर यो होती, तो मित्रों ये मानसूनी पवनी से टकरा कर क्या कर देती, बरसात कर देती, और आपके समुद्र के अत्यधिक निकट होने के कारण बरसात, मूसलाधार बरसात होती सब। लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी बात कि आपके जो ये बंगाल खाड़ी की मानसूनी शाखा जाती है, ये जब आगे बढ़ती है तो यहां से आपके बरसात करना स्टार्ट करती है, और बरसात करते करते ये हवाएं आगे बढ़ती है और जल की अत्यंत कमी होती चली जाती है। जब तक ये पवनें आपके अरावली तक पहुंचती है ना, तब तक जल की अत्यंत कमी हो जाती है, और जो बचा कुचा जल होता है वो आपके अरावली से टकराकर बरसात कर देता है। आप तो कल्पना कीजिएगा कि अगर कल को हम ये मान लें कि साहब ये अरावली नहीं होती, ये मान लिया हमने साहब कि साहब ये देखो अरावली है ही नहीं यहां पर, तो नहीं होती तो कंडीशन क्या होती राजस्थान की, राजस्थान की फिर जलवायु कैसी होती। देखिएगा साहब, अगर ये अरावली नहीं होती तो ये पवनें आगे चली जाती बिना बरसात किए हुए, क्योंकि रुकावट नहीं मिल रही है, और बिना बरसात किए आगे चली जाती तो राजस्थान में वर्षा ही नहीं होती। और राजस्थान की जलवायु जो है ना, अत्यधिक कठोर अत्यधिक कठोर आपके शुष्क जलवायु देखने को मिलती, कि राजस्थान की जलवायु क्या हो जाती, अत्यधिक कठोर, उष्ण व शुष्क जलवायु आपको देखने को मिलती कि साहब यहां पर केवल रेत ही रेत होता, रेत भी तपता गर्मी के कारण, क्योंकि उष्ण ताप कटिबंध में आता है, और पानी की नाम की कोई चीज नहीं मिलती। लेकिन साहब ये अरावली थी, तो अरावली होने का कारण क्या हुआ कि अरावली होने का प्रभाव ये रहा कि ये अरावली थी तो जो आपके अरब सागरीय मानसूनी बरसात नहीं कर रहे थे, जबकि इसके बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से क्या हो जाती है, बरसात। यही तो कारण रहा कि अरावली के जो पूर्वी भाग है, यहां तो आपके जल की उपस्थिति ठीक ठीक मिलती है, 50 से ज्यादा वर्षा मिलती है, जबकि अरावली के पश्चिमी भाग में जाते हैं तो जल की अत्यंत कम मिलती है। तो अरावली ने क्या किया, अरावली ने यह किया कि राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने का साहब कार्य किया।
तो आप कह सकते हो राजस्थान की जलवायु निर्धारण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के द्वारा मित्रों किया जा रहा है। इससे हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा जानना चाहेंगे कि अगर हमें इससे थोड़ा और आगे पढ़ने को मिले तो राजस्थान में हम अरावली के बारे में अध्ययन करना चाहें तो अरावली को हम राजस्थान के संदर्भ में कितने भागों में हम इसका विभाजन कर सकते हैं, कि अध्ययन की दृष्टि से अगर आप बात करते हैं तो आप हमें बताइएगा कि राजस्थान में अरावली का विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है। तो आप देखिएगा ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं मित्रों तो आपको देखने को मिलता है ये आपके अरावली की स्थिति देखने को मिलती है। ये आपके साथ राजस्थान में अरावली की स्थिति, और हमने इस अरावली को अध्ययन की दृष्टि से मित्रों कितने भागों में डिवाइड किया, तो मुख्यतः हमने इसे 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और ये 3। और तीनों पार्टों को लेकर अगर चर्चा करें एग्जाम के क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए तो हमारे एग्जाम के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जरा वो सुनिएगा आप। सबसे पहले हमने जानना चाहा कि आप अगर अरावली के संदर्भ में बात करना चाहते हैं तो अरावली के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहले नंबर का ये जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है, सबसे पहले इसका नाम हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमने इसका नाम जानना चाहा। दूसरे नंबर पर हम नाम जानना चाहेंगे इसको लेकर, और तीसरे नंबर पर हम नाम जानना चाहेंगे इसको लेकर। क्लियर है साहब? तीनों का हमने नाम जानना चाहा तो पता चला इस ऊपर वाले को तो कहा जाता है उत्तर दिशा में स्थिति होने के कारण उत्तरी अरावली, और इसी उत्तरी अरावली को कई बार उत्तरी पूर्वी अरावली भी कह दिया जाता है। उत्तर पूर्व में ना, इसलिए उत्तरी पूर्वी अरावली भी कह दिया जाता है। और ये वाली जो अरावली है इसके दक्षिण में स्थिति है, इसलिए मित्रों इसे आपके क्या कह दिया जाता है, इसे आपके दक्षिणी अरावली के नाम से इसे जाना जाता है। या तो इसको दक्षिणी अरावली कह सकते हो या इसे दक्षिणी पश्चिमी अरावली के नाम से भी आप जान सकते हैं। और बीच में जो है इसका बताने की जरूरत नहीं है, बीच में है तो इसका नाम क्या हो गया, मध्य अरावली के नाम से इसे जाना जाता है। पहली कंडीशन। क्लियर है साहब? तो ये इसके 3 नामकरण हो गए। अब जरा हम इससे और आगे बढ़े, हम जानना चाहेंगे कि ये जो अरावली के हमने 3 पार्ट किए, 3 हिस्से किए, 3 टुकड़े किए, इनके संदर्भ में आपके कौन कौन से आपके जिले प्रमुख रूप से मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी अरावली के संदर्भ में बात करते हैं तो एक तो जिला मिलता है मित्रों सिरोही। सिरोही के बाद दूसरे नंबर पर हम एक जिला लेते हैं जिसका नाम है उदयपुर। मैं इसमें प्रमुख प्रमुख जिले ले रहा हूं। और तीसरा जिला मिलता है राजसमंद। राजसमंद। क्लियर है साहब? मध्य अरावली को लेकर बात करते तो मध्य अरावली का मुख्य जिला तो एक ही है, अजमेर। देखो इनके अंतर्गत अन्य जिलों की बात करें ना तो जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आ जाएगा इसके अंदर नागौर भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर हम प्रमुख जिलों की बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन इसी के आधार पर बन रहे हैं अपने। तीसरे नंबर पर उत्तरी अरावली की बात की। उत्तरी अरावली में जयपुर, दौसा, अलवर, ये 3 जिले आते हैं। क्लियर है दोस्तों? लेकिन हम 2 जिले और लेते हैं क्योंकि आगे उनकी जरूरत पड़ने वाली है। एक का नाम तो है सीकर और एक का नाम है झुंझुनू। सीकर व झुंझुनू की कुछ तहसीलें इसमें शामिल देखने को मिलती है। ये हुआ साहब हमारे इनके प्रमुख जिलों को लेकर। क्लियर है साहब? और आगे बढ़े। अब अपना क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम का वो सुन लेना जरा आप सब। एग्जाम का क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि आप तो सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले हमें ये बताओ कि ये जो आपके दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। तो मित्रों हमें पता चला दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। कौन सी मिलती है? गुरु शिखर। पहली बात। दूसरे नंबर पर हमसे जानना चाहा मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो हमने बताया तारागढ़ चोटी। क्लियर है मित्रों?
तीसरे नंबर पर हमने उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी देखी, तो इसका नाम मित्रों मिला रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ चोटी। ये तो साहब हमें नाम मिले, पहली बात। अब बात करते हैं इसी क्रम को और जरा आगे बढ़ाएं तो आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप सुनिएगा, अगर गुरु शिखर को लेकर बात करते हैं तो गुरु शिखर जो होगा वो इन तीन में से एक जिले का अंदर होगा। तो गुरु शिखर जो चोटी थी इसके बारे में पता चला, इसका जो संबंध है वो आपके किस जिले से है, सिरोही जिले से इसका संबंध देखने को मिलता है। और ऊंचाई 1722 मीटर इसकी क्या देखने को मिलती है, ऊंचाई देखने को मिलती है। क्लियर है साहब। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन, अगर आप बात करते हो तारागढ़ की, तो मित्रों तारागढ़ के बारे में बात करें तो इसका संबंध है अजमेर से और इसकी ऊंचाई 870 मीटर देखने को मिलती है। कई बार 873 भी मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है साहब। रघुनाथगढ़ को लेकर बात करी तो रघुनाथगढ़ का संबंध जो मिला वो आपके कहां से मिला, सीकर से। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो 1055 मीटर इसकी मित्रों क्या मिलती है, ऊंचाई देखने को मिलती है। क्लियर। ये आपको तीनों के संदर्भ में मैंने मित्रों बात बता दी है, आपको कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्रकार से। क्लियर। अब जरा थोड़ा और आगे बढ़े साहब, और आगे बढ़े तो अपने लिए क्वेश्चन क्या बना वो जरा देखिएगा। हमने यहां पर क्वेश्चन देखे दो। देखो साहब, अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन क्या आता है, दो क्वेश्चन सुनना, दोनों क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्वेश्चन आता है अजमेर जिले की, अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। देखिएगा साहब, क्वेश्चन आपके सामने है कि अजमेर जिले की हमसे पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी बताइए साहब आप। तो अजमेर जिले की जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगी उसको लेकर हम बात करें तो कौन सी मिलेगी। इस पर नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा गोरमजी, गोरमजी चोटी बोलिए या इसको मोरारजी के नाम से भी जाना जाता है, मोरारजी चोटी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पर आएगी मित्रों तारागढ़ चोटी। ये तो हुई ये बात। अब हमने जानना चाहा कि आप ये बताओ इनकी लोकेशन और ऊंचाई। तो गोरमजी जो चोटी है ना, इसका संबंध है टोडगढ़ से, और टोडगढ़ है अजमेर का खंडित भाग जो आपके राज संबंध व पाली की सीमा पर देखने को मिलता है। क्लियर। मूल जो मध्य अरावली है उसके अंदर तो आपके सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तारागढ़ी है। इसलिए हमेशा एग्जाम में जब जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी किसको माना गया है, तारागढ़। तारागढ़ के बारे में बात करें तो आप सुनिएगा, तारागढ़ का संबंध कहां से है, आपके मुख्य अजमेर से देखने को मिलता है। मुख्य किससे मिला, अजमेर से इसका संबंध मिला। अब बात करते हैं ऊंचाई को लेकर। तो ये जो आपके टोडगढ़ में चोटी है इसकी ऊंचाई मिलती है 934 मीटर और इसकी जो ऊंचाई मिलती है वो 870 मीटर। तो ये दोनों कंडीशनें मैंने क्यों बताई है, क्योंकि कई बार गाइड में आपको यह भी मिल जाता है कि आपके मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी बता दी जाती है, गोरमजी चोटी बता दी जाती है। जबकि आपके आज तक जब भी क्वेश्चन आया है उसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो तारागढ़ दिया गया है, क्योंकि उसका संबंध पूर्णतः आपके मित्रों कहां से मिलता है, आपके इस मध्य अरावली अजमेर जिले से मिलता है साहब। तो दोनों कंडीशन मैंने बता दी है कि भविष्य में कभी ऐसा हो जाए, और भविष्य में क्या हो जाए कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि आपके मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और ऑप्शन में दोनों आ जाए, ये भी ऑप्शन में हो, तो फिर आप गोरमजी कर देना, अन्यथा आपको पता ही है तारागढ़ आपकी सर्वोच्च चोटी के रूप में देखने को मिलती है। इन दोनों में उत्तरी और दक्षिणी में कोई डाउट नहीं है आपके। क्लियर। एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे आगे का जो मैटर है ना वो सब इन पर डिपेंड करेगा आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि साहब ये जो आपके अरावली है, इस अरावली को हमने मूलतः 3 पार्टों में डिवाइड किया। नंबर 1 वाला जो पार्ट था इसको लेकर हम बात करना चाहें तो इसे आपके कहा गया दक्षिणी अरावली, इसी को कहा गया मध्य अरावली,
और इसको कहा गया उत्तरी अरावली। हमने देखा मित्रों दक्षिणी अरावली का संबंध मुख्यतः आपके 3 जिलों से, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। मध्य अरावली का संबंध मुख्यतः एक जिले से, अजमेर से। उत्तरी अरावली का संबंध मुख्यतः 3 जिलों से, जयपुर, दौसा, अलवर। साथ में 2 जिलों की कुछ तहसील आती है, सीकर व झुंझुनू। अब हमारा क्वेश्चन आया कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपके गुरु शिखर चोटी। और मित्रों अगर इस गुरु शिखर चोटी को लेकर हम बात करना चाहें तो अपना क्वेश्चन बन जाता है कि गुरु शिखर जो चोटी है इसकी हम ऊंचाई भी जानना चाहें तो गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है, आपके 1722 मीटर, और संबंध कहां से, सिरोही जिले से। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी तारागढ़, तारागढ़ की संबंध कहां से, अजमेर से, ऊंचाई कितनी, 870 मीटर। उत्तरी अरावली को लेकर बात करते हैं तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, आपके 1055, और संबंध कहां से, सीकर जिले से संबंध देखने को मिलता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आया कि अजमेर जिले को लेकर हम बात करें तो अजमेर जिले की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी है, गोरमजी या मोरारजी, जिसका संबंध टोडगढ़ से देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था ना, ये अजमेर और आपके चित्तौड़गढ़ 2 खंडित जिले हैं। ये तो मुख्य अजमेर हो गया और इस अजमेर का खंडित भाग यहां पर मिलता है, इसका नाम टोडगढ़ है और यहीं पर आपके ये चोटी देखने को मिलती है। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आता है गोरमजी के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, तारागढ़ चोटी, जो आपको मैंने बता दिया मुख्य अजमेर में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये आपके कुछ बातें थी आपके अरावली को मद्देनजर रखते हुए। अभी अरावली के बारे में बहुत सारी बातें हम विस्तार के साथ और पढ़ने वाले हैं और वो सारी बातें हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।